अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले राउंड के हवाले से 365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मुज़ाकराती राउंड की मेज़बानी करने वाले पाकिस्तान को पूरी शिद्दत के साथ ईरान की जानिब से इन मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक का इंतज़ार है, जिसकी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपनी ट्वीट में वाज़े इशारा भी दे दिया है। अता तारड़ के बकौल पाकिस्तान इस वक्त अपने भरपूर सिफारती राब्ते जारी रखे हुए है और कल यानी 22 अप्रैल को सुबह 4:50 पर मौजूदा सीज़ फायर की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है, जिससे कबल ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत बहुत ज़रूरी है। सीज़ फायर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये अहम ऐलान कर दिया है कि वो मौजूदा सीज़ फायर में तोसी नहीं कर रहे और अगले 1 से 2 रोज़ में ईरान ने डील ना की तो अमरीका भरपूर तरीके से हमला करेगा। ट्रंप के मुताबिक अब ईरान के पास डील करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बची और ईरान के साथ डील होते ही मौजूदा तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरानी पार्लियामेंट ने आज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेने का कानून मंजूर कर लिया है, जिसके तहत ईरान अब ये फैसला भी करेगा कि किस मुल्क के जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने देना है। सीज़ फायर में तोसी ना होने और ट्रंप की ताज़ा तरीन धमकियों के बाद अब मुज़ाकरात का क्या बनने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शमशाद सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि ईरान के पास डील के या मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची, डू यू थिंक सो कि क्या ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची है? देखिए, जो इस वक्त सिनारियो है, जिस सिनारियो से हम गुजर रहे हैं, ये सिफारिशकारी का वाला सिनारियो नहीं है। ये लगता है सर्कस है और ट्रंप का सर्कस है, क्योंकि ट्रंप जब से इक़्तिदार में आया है अपनी दूसरी टर्म में और इससे पहली टर्म में, इसने आकर हमेशा दुनिया को तहस नहस किया है। कोई दुनिया में सुकून नहीं लाया, स्टेबिलिटी नहीं लाया, कोई मसला हल नहीं किया। क्लेम बहुत किया कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, वो सब झूठे क्लेम से। तो अभी भी जो कुछ ये कर रहा है, जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, उनको इसने नाकारा बना दिया है। पहली जो मुज़ाकराती बात हुई थी यहाँ पे इस्लामाबाद में 10 और 11 अप्रैल को, उस वक्त भी एग्रीमेंट तकरीबन साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इसकी बातों की वजह से वो नाकाम है उस बात, क्योंकि इसने जेडी वैंस को मैंडेट नहीं दिया था वो एग्रीमेंट साइन करने का, तो वो वापस चला गया। और अब बड़ी उम्मीदों के साथ हमारा ये ख्याल था कि अब दूसरा राउंड हो जाएगा, और हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ा अच्छा जाके ईरानियों को परसुएट कर लिया था, और इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2-3 मुल्कों में जाकर हालात को बेहतर बनाया था। वो सारी कोशिशें रायगां जाती हैं। जब ये बोलता है तो बात वो करने की कोशिश करता है कि डील हो जाएगा, बड़ा डील होगा, साथ ही कहता है मैंने बमबारी कर देनी। एग्जैक्टली बातों कोई लॉजिक नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इस वजह से वहां अमेरिका में चाहिए उनको कि अगर वो अमेरिका का कोई इमेज दुनिया में, अब तो इसने तो खत्म कर दिया है। अमेरिका की जो सुपर पावर का स्टेटस था वो तो डैमेज हो चुका, क्योंकि इसके साथ आज न सिर्फ ये कि तनहा अंदरूनी मुल्क तनहा रह गया है, इसके साथ कोई भी नहीं है। अवाम तक कहते हैं कि तुमने ये गलत जंग छेड़ी है, और फौज कहती है कि हमें किस जंग को लड़ने की बात कर रहा है, हम तो नहीं ये लड़ सकते कि जाके सिविलियंस पे हमले करें। ये ऐसी बातें कर रहा है। अभी ये डिमांड ये करने शुरू कर दिया कि मैं अगर वियतनाम में होता तो मैं 10 दिन में कर लेता, इराक जंग में 9 दिन में कर लेता। ये क्लेम ले रहा है। बिल्कुल उसी तरह जब ये हमारे लोगों के साथ मिलकर इसने ये कहा था कि मैंने तुम्हारी जंग खत्म करवाई थी इंडिया के साथ, वो सब झूठ था। हमने तो वो फतह की थी। मार्का हक जो था वो ट्रंप की वजह से नहीं था, वो हमारी कोशिशों की वजह से, हमारी बहादुरी की, हमारी एयरफोर्स का कारनामा था। वो क्रेडिट सारा ये था। किस किस्म का क्रेडिट दिया था इसने? वो हमारे लोगों ने बल्कि उल्टा दे दिया था कि ये नोबेल प्राइज इसको मिलना चाहिए। मुझे शर्म आ रही थी जब हमारा प्राइम मिनिस्टर इसको शर्म शेख में कह रहा था, यू आर ए ग्रेट लीडर, तुमने 50 लाख बंदों की जान बचाई है। किस लोगों की जान बचाई है? इसने कौन सी जंग रुकवाई है? इसने तो जंगें, सारी जो जंगें खत्म होने वाली थी उनकी कंटिन्यूएशन किया। यूक्रेन की जंग खत्म होने वाली थी, इसने यूरोप को नाराज करके बिल्कुल वो अलग कर दिया। नेटो खत्म हो गया। तो आज अमेरिका के अंदर ये तनहा है,
इसके साथ ना यूरोप है, न नेटो है, न चाइना है, न रशिया है, न चाइना है, न जापान है। कोई मुल्क नहीं है जिसने इसकी जंग की हिमायत की हो। बिल्कुल। तो अब मजबूरन इसके लोगों ने, वहां लोग 9 मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया अमेरिका में। वो फलस्तीन के हक में लोग मुजाहरे कर रहे हैं अमेरिका में। इतने मुजाहरे अमेरिकन कर रहे हैं जितने इस्लामी दुनिया में कहीं मुजाहरे नहीं हो रहे फलस्तीनियों के हक में। तो ये देख समझने वाली बात है। और हमें बिलखसूस बतौर एक मिडिल मैन के जो हम करवा रहे हैं, ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सर, एज ए मिडिल मैन, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को ट्रंप ने नकारा बना दिया है, एज ए मिडिल मैन या बतौर सालिस, इसने पाकिस्तान को, ट्रंप ने पाकिस्तान को एम्बेरस ही किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? बस यही तो मैं कह, एम्बेरस किया है। ठीक है, हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी। 4-5 घंटे रह गए हैं सीज फायर खत्म होने में। बिल्कुल। अच्छा सर, ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सीज फायर को एक्सटेंड नहीं कर रहा? डेफिनेटली कुछ तो पीछे उसके दिमाग में होगा, या कोई ऐसी मजबूरी है जिसके तहत वो ये सब कह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने 10 साल गुजारे हैं और उन दिनों में न्यू जर्सी में रहा करता था। और वहाँ ये न्यू जर्सी में इसका जुआ खाना था जो था अटलांटिक सिटी में। तो ये जुआरी है, ये सियासतदान नहीं है, ये कोई वकील नहीं है, ये कोई सिफारतकार नहीं है। जुआरी है, पोकर प्लेयर है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। जो भी चाल चलता है वो इसके लिए ट्रांजैक्शन होती है। और इसने व्हाइट हाउस में अपने बेटे को बिठाया हुआ है, जिसके वो इसके बयानों के मुताबिक उतार चढ़ाव, तो जो फाइनेंशियल रेट्स होते हैं ना, उनमें चढ़ाव उतार होता है। और उधर दुनिया को डील करने के लिए इसने अपने दामाद को लगाया, जैरेड कुशनर, और एक पिट्ठू वो यहूदी लगाया हुआ है, विटकॉफ। ये 3 के साथ ये दुनिया को डील कर रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का कोई बंदा ही नहीं है, डिप्लोमेट जो होते हैं, सिफारतकार, वो नहीं है। ये इसके अपने पिट्ठू हैं, बच्चे हैं जो सारे फैमिली अफेयर बनाए हुए। तो फैमिली अफेयर के तौर पर ये दुनिया को डील कर रहा है। इस वजह से आज अमेरिका की हालत ये है कि अमेरिका इज नो लॉन्गर नंबर 1। सर, अब जैसा आपने कहा कि 9 मिलियन लोग इसके अगेंस्ट हैं, अगर ये इसका कोई, अगर आप पास्ट की भी जिस तरह आपने बात की, अगर ये एक जवारी भी रहा है तो जवारी भी बड़े तरीके से चाल चलता है कि उसको फायदा हो। ये तो अपना इमेज बुरा ही देता जा रहा है। और इस तरह से जो इसके बारे में ईरान कह रहा था कि ट्रंप संजीदा नहीं है, फिर तो ईरान बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा था कि ट्रंप किसी भी मुज़ाकरात के लिए या किसी भी डील के लिए संजीदा नहीं है। इस सब के बाद, इतना एक्सपोज होने के बाद, ट्रंप किस तरह से अपने लोगों को फेस करेगा या वो दुनिया को फेस करेगा? आज ही ईरान के वाइस स्पीकर का प्रोग्राम आया है, क्या नाम है उनका, बाकिलॉफ या बकलॉफ, जो भी नाम है उनका जी, तो ये सब पॉइंट है। ये जो मैं बात कह रहा था कि आपने कहा ना कि सिफारिशकारी, ये जो बंदा है ये एक एप्स्टीन की प्रोडक्ट है, एप्स्टीन की पैदावार है। ये वो नेटवर्क है, नोटोरियस नेटवर्क, जो इसराइल ने अमेरिका के पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के लिए शुरू किया था। एक आइलैंड लेके वहाँ लग्जरीज मुहैया की जाती थी, बच्चियाँ बच्चे सब कुछ गलत काम करवा के उनको ब्लैकमेल करता था और उनको एक्सप्लॉइट करता था। ये नहीं था, मतलब वो एप्स्टीन का नेटवर्क ये काम करता था। और बड़े बड़े सियासतदानों को वहाँ गंदा किया हुआ है। और सिर्फ अमेरिका में अपनी इसराइल की जो पॉलिसियां हैं वो मजबूत करने के लिए, और इसराइल अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है। इसराइल ने अमेरिका की सारी जो फाइनेंसेस हैं, फंड्स जो हैं, वॉल स्ट्रीट है, वो सब अपने कब्जे में किए हैं। वहाँ का मीडिया, वहाँ की जो इकोनॉमी है, हर चीज को ये इसराइल जो है ना कंट्रोल करता है। इसी वजह से ये है कि ये दुनिया में बदनाम हो गया है अमेरिका भी, कि अब कोई अच्छे कामों के लिए नहीं है, जंगें लड़ रहा है। ये दूसरी जंग अजीम के बाद जितनी भी जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं वो सब की सब हारी हैं। वहाँ दूसरी जंग के बाद इसने जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी थी वो इस वजह से जीत गया था कि हमने लड़ी थी वो जंग। सर एक और सर जी, अब सर आपको लगता है कि ईरान अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्योंकि ट्रंप ने तो बहुत दबाव बढ़ाया है इस किस्म के बयानात देके कि जी या तो डील करें या फिर हम हमला करेंगे। सो हाउ डू यू सी कि ईरान का क्या स्टांस होगा? क्या वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? देखिए, एक फ़र्क है जो अमेरिका की जहनीत है और ईरान की जहनीत, वो बुनियादी फ़र्क आपको समझना चाहिए।
मैं चूंकि 8 साल ईरान में रह चुका हूं, तो मैं उनकी सारी जो सिविलाइजेशन है, तहजीब को जानता हूं। उनके लिए जो पास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कुछ माजी में हुआ वो आज भी है। उनकी तहजीब 7,000 साल पुरानी है और उसमें कभी इनको किसी ने शिकस्त नहीं दी। जब सिकंदर आजम 326 BC बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा से पहले ईरान आया था, ईरान की एम्पायर में फतह करने के लिए, तो अंदर तो आ गया था, लेकिन उसका दिल इतना वो हो गया था कि मैं तो ये सिविलाइजेशन ऐसी है, तहजीब, मेरा दिल करता है कि मैं यहीं रहूं। वो तो फिर चला गया वापस अपने ग्रीस, लेकिन वह यहाँ लोगों की जो चाल चोल, सब सकाफत से बहुत इंप्रेस हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ 7,000 साल पुरानी तहजीब है और एक तरफ अमेरिका की 250 साल की तारीख है। और वो तारीख क्या है? जो दूसरे अमेरिका से भागे हुए भगौड़े वैगाबॉन्ड से जो छोड़ के लॉ तो क्रिमिनल होते थे, वो उन्होंने अमेरिका की बस्तियां बसाई थी जाके, ब्रिटेन से जो दौड़ के गए थे। दुनिया से भी इमिग्रेशन करने वाले अक्सर लोगों की उन दिनों में, जब वो नई रियासत बन रहा था, वो थे क्रिमिनल होते थे, भगौड़े होते थे। इस तरीके से वो रियासत बनी और 250 साल तारीख है। और उस तारीख को भी, जो कटी फिटी तारीख, चेकर्ड तारीख जो है, उसको इसने 40 दिन की इस जंग में बिल्कुल मलिया मेट कर दिया है। अमेरिका की कोई तारीख ही नहीं है जिसपे ये कहा जा सके कि इसको कोई फतह हुई है। इसने वियतनाम की जंग शुरू की थी, वो हारी थी अमेरिका ने। इसने जो भी कंबोडिया में जंग की, कोरिया में की, इराक में लड़ी, अफगानों के खिलाफ लड़ी, किसी जंग में इसको विक्ट्री नहीं हुई। एक जंग सोवियत एम्पायर के खिलाफ विक्ट्री हुई थी, मगर वो हमने लड़ी थी, बिकॉज वो अमेरिकनों ने फैसला कर लिया था कि सोवियत एम्पायर को अगर खत्म करना है तो इस्लामी जिहाद से करेंगे। और वो इस्लामी पाकिस्तान के जरिए हमारे जो हजारों मदरसे थे उनको जिहादी इनक्यूबेटर्स में ट्रांसफॉर्म किया गया। वहां से बच्चे 12-13 साल के हजारों बच्चों को बंदूकें देके लड़ाया और सोवियत यूनियन को वहां से भगा दिया। और उसका जो पता के जो डिविडेंड से वो पाकिस्तान को नहीं मिले, अगरचे हमारे मदरसों को इस्तेमाल किया गया था। हमने तो वो जहादी बनाए थे जो आज तालिबान बन के आज हमारे सर पे बैठे हैं। लेकिन वो जो असल फायदा था उस जंग का, वो कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया और अमेरिका एक यूनिपोलैरिटी का फाते बन गया था, तो उसमें यूरोप जो है वो जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो ईरान ने अब एक कानून साजी की है कि जी अब आज उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल भी इस तरह मंजूर करवा लिया कि जो जहाज गुजरेंगे उनको टैक्स देना होगा, और ये ईरान की डिस्क्रिशन है कि कौन सा जहाज गुजरेगा, कौन सा जहाज नहीं गुजरेगा। हाउ डू यू सी दिस, कि क्या वो ये कर पाएंगे? क्या ट्रंप उनको ये करने देगा या वो अपनी फोर्स इस्तेमाल करेगा? इसका कोई जवाब नहीं है जो कुछ ये कर रहा है। ईरान ने हर चीज, देखिए, ये जो हुर्मुज बनाए हुर्मुज है, ये तो जंग से पहले बिल्कुल खुली थी। बिल्कुल। तो जब से इसने आकर उसका बाइकआउट किया है, बंद किया है, तो ऐसे इकदाम लिए हैं जिससे ईरान को रिटेलिएट करना पड़ा। और ईरान जो है उसने अब तक शिकस्त नहीं खाई है इससे। इसका ख्याल था कि 2 दिन में मैं मार छोड़ूंगा इसको, यहाँ की हुकूमत चली जाएगी और मैं अपनी मर्जी की एक हुकूमत, शहजादे फिर रहे हैं पुराने शाह के, उनको मैं बुला के एक नई हुकूमत मुसल्लत करूंगा। वो इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। 40 दिन लड़ाई लड़के इसको यकीन हो गया कि मैं ईरान को नहीं मार सकता। अगरचे दावे कर रहा है कि मैंने ईरान का ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसने ट्वीट भेजा था जो सारी दुनिया में पब्लिक हो गया था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब उस ट्वीट को सर्कुलेट किया तो असल जहां से ओरिजिनेट हुआ था वो चीज उसने मिटाई नहीं और वो अपना करके भेज दिया। वो लोगों ने पकड़ लिया कि तो सीज फायर तो ये ट्रंप के कहने पे करवा रहे हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अब अगर पाकिस्तान का किरदार देखा जाए बतौर सालिस, तो वो कितना चैलेंजिंग हो गया है इस सिचुएशन में, जब एक तरफ ट्रंप साहब के बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है वो बज़िद है कि हम भी फिर मुज़ाकरात के लिए नहीं आते। सो हाउ डू यू सी इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है या पाकिस्तान का जो किरदार है? ये चैलेंजिंग है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अच्छा हैंडल किया हमने। उसकी वजह यह है कि थ्रू आउट द क्राइसिस जो हमारी पॉलिसी रही है वो बिल्कुल हमारी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्स्टेंट्स के मुताबिक रही है। ईरान में हो, फ़लस्तीन के बारे में हो, इसराइल के बारे में हो, या
और किस खत्ते में पर जो है मसाइल उनके, तो वो पॉलिसी हमारी बिल्कुल फॉरेन ऑफिस जो है इसकी बाकायदा एक बड़ी कंस्टेंट पॉलिसियां होती हैं हमेशा। हमारे फॉरेन पॉलिसी, हमारा GHQ फौज के लोग और हमारा फॉरेन ऑफिस, इनकी सोच होती है रियासत की आगे बढ़ाना। वो जो दूसरी ब्यूरोक्रेसियां होती हैं वो सिर्फ जो फर्द ऊपर बैठा होता है उसकी खुशनुदी, उसकी चापलूसी वो करते हैं। वो जिस तरह तुम आप देखो ना, आज पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन देखो कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जो अजरी होता है वो बिल्कुल उसका किरदार अदा कर रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का काम है। फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान को इससे पहले अच्छा क्विकली जानना चाहूंगी कि जो जंग है इसके दोबारा होने के चांसेस आपको कितने नजर आ रहे हैं, और डू यू सी कि कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, जंग दोबारा नहीं होगी? उम्मीद करता हूँ क्योंकि चंद घंटे रह गए हैं और यकीन है कि हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमारे फील्ड मार्शल ने बड़े अच्छे 3 दिन गुजारे थे ईरान में और वो परसुएट कर रहा था। ईरान वॉज ऑलरेडी, मगर ये ट्रंप ने ऐसी बातें की हैं जिसके बाद ईरान के पास वो मुंह नहीं है जिसके मुंह के साथ वो इस प्रोसेस को आगे ले जा सकता है, क्योंकि वो एक बागैरत कौम है, वो बेगैरत नहीं है इसकी तरह। तो इस वजह से बहुत बड़ा फर्क है दो कौमों में। ये कौम नहीं है, वो कौम है। ये तो जो अमेरिकन हैं वो मुख्तलिफ देशों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आके वो अमेरिका के शहरी बन गए हैं, इमिग्रेंट्स हैं ज्यादातर। तो वो कौमियत नहीं है बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ भी पंजाब और सिंध जो हैं ये कौमें नहीं है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। राशिद सर, ट्रंप साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के पास अब मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डू यू सी दिस कि क्या वाकई अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो सिर्फ मुज़ाकरात या डील ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा ख्याल है वो ये उनका रेटरिक है जो निगोशिएशन से पहले मैक्सिमम लेवरेज हासिल करने के लिए वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं और दोनों फरीक दे रहे हैं। और आई बिलीव ये उसको सैबोताज करने के लिए नहीं बल्कि निगोशिएटिंग टेबल पे जो साइकोलॉजिकल बर्तरी है वो अचीव करना चाहते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो डेडलाइन करीब आती जा रही है, घंटों में मामला रह गया है, तो और रेटरिक में सख्ती आती जाएगी, स्टांस और हार्डन होगा। और मुझे गुमान ये है कि जो उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि अब ट्रूस बिल्कुल चंद घंटे दूर रह गया है, तो वो कुछ या तो एक्सटेंशन ऑफ ट्रूस की बात करेंगे और ताकि कुछ टाइम बाय हो, और उसके बाद फिर वो निगोशिएशंस की तरफ भी आएंगे, क्योंकि निगोशिएशंस होंगी तो वो बेसिकली उस ढांचे पे होंगी कि क्या हमारा बुनियादी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक आगे बातचीत चले। क्योंकि ये एक दिन का तो बात नहीं है या चंद दिनों की बात नहीं है। आपने देखा था कि JCPOA का प्रोसेस था वो 9 महीने चला था, उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स 20 महीने चले थे, और जो JCPOA का आखिरी सेशन था जेनेवा में वो तकरीबन आई बिलीव 3-4 हफ्ते उसमें लगे थे। तो ये कॉन्टेंशियस इशू है, ये तो जंगी सूरत हाल है। यहाँ पे जो बुनियादी इनमें डाइवर्जेंसेस हैं यूरेनियम की आसूदगी के हवाले से, आबनाए हुर्मुज़, प्रॉक्सी वॉरफेयर, बैलिस्टिक मिसाइल कैपिंग, सैंक्शंस लिफ्टिंग और इंटीग्रेशन ऑफ ईरान जो फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ये सारे बड़े वेटियर और कंटेंशियस इश्यूज हैं जिसमें डाइवर्जेंसेस हैं। और जब ये डाइवर्जेंसेस दूर होंगी वो कन्वर्जेंस आएगा, तो दोनों को अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से स्केल डाउन करना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक कि प्रॉब्लम इज ट्रंप? एक तरफ वो कहते हैं कि जी मुझे नोबेल पीस अवार्ड भी मिलना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं ओबामा से अच्छी डील करूंगा। डील की बात आती है तो वो जिसको कहते हैं धमकियां देने लग जाना। ईरान तो ऑलरेडी ये कह रहा है कि ट्रंप साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, ना वो नाकाबंदी को ख़त्म करते हैं आबनाए हुर्मुज़ से, ना वो सीज़ फायर एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो फिर ईरान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सीरियस ही नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स दोनों तरफ हैं। सदर ट्रंप की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इस जंग में जो हिस्सा लिया वो AIPAC और इजराइल के कहने पे लिया, और अहदाफ उनके बड़े मुबहम थे। उनको मालूम नहीं था कि इस कदर रेजिस्टेंस होगी,
और जिस किस्म की जंग ज़रूरी है कंप्लीट विक्ट्री अचीव करने के लिए, ग्राउंड मनूवर से मेरी मुराद है, उसके लिए उन्होंने जो अमरीकी अफवाज को तैयार नहीं किया। और जब तक ग्राउंड मनूवर नहीं होता तो वॉरफेयर की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कोई जंग कंक्लूसिवली जीती नहीं जा सकती अगर दूसरे फरीक का रिजॉल्व बरकरार हो। आप वियतनाम की मिसाल ले लें, उधर से अमेरिका किस इग्नोमिनेसली वहाँ से निकला था, और अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर वर्टिकल एस्केलेशन भी होती है, मजीद बमबारी और मौलक हथियार ले आता है अमेरिका, तो ठीक है, नुकसान तो बहुत हुआ है ईरान का, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो डेकेड पीछे चला गया है। 200 अरब डॉलर का इनको एक अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक ये नुकसान भी हुआ है, मगर वो ये नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। और अगर कोई एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है तो वो उसका इन योर ओपिनियन कि आज सुबह तक की जो डेडलाइन है वो मजीद एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि ट्रम्प साहब के बयानात से तो नहीं लगता। जस्ट इन केस अगर एक्सटेंड नहीं होती तो आप जंग को दोबारा होता देख रहे हैं, और क्योंकि ट्रम्प साहब ये भी फरमा रहे हैं कि अमरीकी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, तो क्या अमरीकी फौज भी जो है वो वहां पे स्टेप इन करेगी ईरान में? देखिए, दोनों फरीक इस वक्त मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं। ईरान में वार फटीग है और बहुत बैडली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट हुआ है, इकॉनमी भी, लोग भी मुस्तरब हैं, मगर इसके साथ साथ उनका रिजॉल्व भी बरकरार है। अमेरिका को भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इलेक्शन ईयर है, प्रेशर है, रेटिंग 37 पे आ गई है उनकी, ट्रम्प साहब की। तो दोनों इसमें ख़्वाहां हैं इनके कि मुज़ाकरात चले, मगर ये वन अपमैनशिप का गेम ये इतना ख़तरनाक है। अब वो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि मैं ओबामा से बेहतर डील लेके आऊँगा, जिसका मतलब ये है कि JCPOA से ज़्यादा कड़ी शराइत पे ईरान को मजबूर करेंगे। ईरानी ये समझ रहे हैं कि नहीं, अभी हमें इतना नुकसान, इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद अगर हम कंसीड करेंगे अपनी बुनियादी जो सॉवरेन राइट्स हैं, तो हम फिर एक सॉवरेन मुल्क के तौर पे नहीं पहचाने जाएंगे। और वो इसलिए उनके अंदर भी बड़े डिफरेंसेस हैं। प्रेसिडेंट्स और उनके जो दीगर स्पीकर ऑफ असेंबली हैं, उनका स्टांस एक तरफ और IRGC का स्टांस दूसरी तरफ है। इस वक्त प्रैक्टिकली ईरान को IRGC कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मुश्तबा खामेनी साहब भी एक मजहबी आलम या बहुत स्कॉलर या दूसरे क्रीडेंशियल्स की बिना पे नहीं आए। उनकी हिज क्लेम टू फेम वाज कि वो IRGC ने उनको रेकमेंड किया है, और वो एक उस किस्म का, अब वो वेंजेंस वाला भी मामला है क्योंकि उनके वालिद साहब को एलिमिनेट किया गया। तो ये IRGC के दरमियान और ये जो दूसरे हमारे ईरान के पावर सेंटर्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी एक सही। सर, ये जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है, बाकर कालीबाफ साहब, वो फरमाते हैं कि धमकी के जोर पर मुज़ाकरात कबूल नहीं, ट्रम्प मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर रहे हैं। डोंट यू सी कि ही इज जस्टिफाइड अगर वो ऐसा कह रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है इनके इस बयान के ऊपर? देखिए, अगर वो उस बयान के हवाले से, ये तो टिट फॉर टैट होता है। तो जिस तरह ईरान पे नेवल ब्लॉकेट लगा दिया गया, नेवल ब्लॉकेट आम पीस टाइम एनवायरनमेंट में एक्ट ऑफ वार मुतसव्वर होता है, और वो अगर हुआ है तो ईरानी बजा तौर पे मुस्तरब है। उन्होंने फिर अपना हुर्मुज़ खोलने का वो ऐलान किया, मगर उस वक्त भी उनके कुछ डाउट्स थे, क्योंकि पहले जब ऐलान हुआ कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल गया है, तो ईरान की उसका व्यू पॉइंट कुछ और था, अमेरिका का व्यू पॉइंट कुछ और था। और उसके कुछ अरसे बाद आपने देखा कि अपना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है, और इसी वजह से कि उसको ब्लॉकेट भी हुआ, और दूसरा इनमें आपस में जो वार ऑफ जो ट्वीट्स शुरू हो गया, इसने फ़ज़ा को मज़ीद मुकद्दर कर दिया है, और ये नहीं होना चाहिए, हेल्पफुल नहीं है। और ट्रम्प साहब को भी अपने जो, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है, वो फिर AIPAC और नेतन्याहू लॉबी के ज़ेर असर भी हैं, प्रेशर भी है उन पे। दूसरा, उनका कुछ स्टाइल भी रियल एस्टेट मैग्नेट वाला है कि टॉक बिग, एग्रेसिव हों, बिड दूसरे को ऐसी दें जिससे वो घबरा जाए, और उसके बाद साइकोलॉजिकली उसके साथ खेल। इट्स अ साइकोलॉजिकल ये गेम जारी है, एक दूसरे की साइकोलॉजिकल, एंड आल्सो इट्स अ वॉर ऑफ ईगो नाउ, बिकॉज ट्रम्प साहब के बयानात ऐसे आते हैं कि उनकी ईगो ज्यादा हाईलाइट हो रही है इसके अंदर। जी, ईगो दोनों साइड्स पे है, दूसरी साइड पे भी ऐसे इश्यूज हैं, काफ़ी हार्ड लाइन स्टांस है। वो एक
प्राइड लेते हैं अपनी कुर्बानियों में भी। डोंट यू थिंक कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पे हमला हुआ, ईरान की क़यादत को मारा गया, ईरान में जो बच्चियों का स्कूल था उसके ऊपर हमला हुआ, यानी इस वक्त तो बुरा जो हुआ वो ईरान के साथ ही हुआ और बदले में ईरान का रिटेलिएट करना एक हक था, तो उसमें तो उनको तो सिर्फ बदले में करना पड़ा। शुरुआत जो हुई वो तो यूएस की तरफ से हुई क्योंकि उनको शायद एक ऐसा लगा कि जो वेनेजुएला में उन्होंने किया शायद वो ईरान में भी कर पाएंगे। जी हाँ, वो एक चीज तो हो गई। उसके बाद जब आप दोनों एक दूसरे को एक मकसद को आजमा लेते हैं और आप समझते हैं कि हमारे अंदर भी वॉर फटीग है, दूसरे फ्रीक के अंदर ही है, तो फिर आप निगोशिएशंस आप बैटल स्ट्रैटेजी के तौर पे नहीं जाते, वहाँ पे आप कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं। तो दोनों को चाहिए कि अपने अपने जो एंट्रेंच्ड पोजीशंस हैं उसमें थोड़ी लचक पैदा करें और ये तासुर ना दें कि दोनों ही तैयार नहीं है अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को। तो ऐसा हुआ तो फिर ये बड़ा एक कैटास्ट्रॉफिक एंड होगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। ईगोस की जंग में इसको नहीं बदलना चाहिए और ईरान के पास ऑप्शंस हैं, प्रैग्मेटिक लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं। बट सर यूएस शायद ये डिमांड कर रहे हैं कि ईरान सब कुछ गिव अप कर दे। ईरान बेयर मिनिमम कह रहा है कि एक तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे पास हो, दूसरा जो यूरेनियम इनरिचमेंट है जिसको पीसफुल पर्पस के लिए वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि यूएस की ये डिमांड कि सब कुछ ही गिव अप कर दो, बिल्कुल ही आके जिसको कहते हैं कि लो पोजीशन में आ जाओ? नहीं, ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करेगा कोई भी मीडिएटर, और ये सब कुछ तो वो नहीं लेने की पोजीशन में। वो ये कह रहे हैं कि आप जौहरी अफसूदगी से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि हमें शक ये है कि पहले भी आपने इसकी आड़ में आपने 60% तक अफजूदा कर ली थी क्योंकि JCPOA भी ख़त्म हो गया था। तो ये एक मिसट्रस्ट वाला मामला भी है और ईरान ने कुछ इंडिया दिया था कि 5 साल के लिए हम जौहरी अफसूदगी से हाथ उठा लेते हैं। अगर वो अब ये कैलकुलेशन ईरान ने करनी है कॉस्ट बेनिफिट कि क्या एज अ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री उनको जौहरी अफसूदगी जो जो उनका हक है NPT ट्रीटी के तहत कि वो उसको पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस 5% तक उसको अफसूदा कर सकें, क्या वो ज़रूरी है या क्या इंटीग्रेट होना इंटरनेशनल सिस्टम में ज़रूरी है, या दोबारा सैंक्शन हटना ज़रूरी है जिससे ईरान दोबारा कभी हो सके इक्तिसादी तौर पे और फिर दुनिया उसको इस तरीके से धकेल ना सके। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट उनकी कॉल होगी जिसके लिए बड़ी विजडम, बड़ी डेप्थ और बड़ी फोरसाइट चाहिए, जो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि चूँकि वो एक ऐसी फ़िज़ा है ईरान में रेजिस्टेंस की, ख़ास तौर पे जो उनकी टॉप लीडरशिप जो कौना मुश्क थी, सजेशियस थी, दूरंदेश थी। अली लारीजानी साहब थे, बड़े मंझे हुए वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा। जो खामनाई साहब थे वो बहुत एक उनका स्ट्रेचर था। तो अब उस लीडरशिप के जाने के बाद जब दूसरी यंग लीडरशिप आती है तो फिर उनका जो स्टाइल होता है वो मुख्तलिफ होता है। मगर ये दूरंदेशी इनको दिखानी पड़ेगी क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ का मामला जो है वो इंटरनेशनली अगर आप उसको बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से देखें तो ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ठीक है, अब तक तो वो उसको एक एसिमेट्रिक टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, जब तक जंग हो रही है तो बात समझ में आती है कि वो बका की जंग है और उसमें कोई भी टैक्टिक्स जो है वो जायज़ होता है। मगर जब आप उससे जंग ख़त्म होने के बाद निगोसिएशंस के लिए आते हैं तो वहाँ इंसिस्ट करना कि हम इस पर कंट्रोल रखेंगे और इससे हम टोल टैक्स भी लेवी करेंगे, तो ये एक गैर माकूल बात है। क्योंकि तो सर आपको लगता है कि ये जो उन्होंने आज एक बिल पास किया है या जो एक कानून साजी की है कि अब जो भी जहाज़ गुजरेगा वो टैक्स देगा और हमारी मर्जी होगी हम जिसको गुजरने दें, डू यू थिंक कि इससे वो कोई अमेरिका पे प्रेशर डाल सकेंगे और क्या अमेरिका ये बर्दाश्त कर लेगा कि इस तरह की कानून साजी वो करे? नहीं, अमेरिका पे इस बिल का कोई प्रेशर नहीं होगा, बल्कि अमेरिका का स्टांस हार्डन होगा और ईरान को नुकसान होगा। क्योंकि ये बिल न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया नहीं मानती, GCC ममालिक नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं मानेगा, जो एशियन कंट्रीज है जिनका सारा सी कॉमर्स इधर से होती है, यूरोपियन यूनियन नहीं मानेगी। क्योंकि अगर ये मान लें तो फिर आबनाए मलाका, आबनाए सिंगापुर और बहुत से ऐसे गुजरगाहें इंटरनेशनल सब लोग इस तरह टोल टैक्स लेना शुरू हो जाएं तो बात नहीं बनेगी। तो इंटरनेशनल लॉ UN ऑफ सी बड़ा क्लियर है, उसके आर्टिकल 44, 26 और 38 इसकी खिलाफ वर्जी होती है अगर कोई जबरदस्ती टोल टैक्स वसूल करे। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है इवन अंडर द टेरिटोरियल वाटर, जो कि 12 नाटिकल माइल्स होते हैं। सो ईरान को भी थोड़ी लचक दिखानी होगी और दोनों साइड्स को अपनी अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से
पीछे हट के कूल माइंडेडली ये सोचना होगा और इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस फैसला करना होगा। सही। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अनस मलिक ने, ब्यूरो चीफ एशिया न्यूज़ 1। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या इतलात हैं आपके पास कि आप इस सीज़ फायर को एक्सटेंड होता देख रहे हैं या आपको लगता है कि ये जो जंग है ये मजीद आगे बढ़ सकती है? देखें, जंग आगे बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल हैं। अब से कुछ देर कबल अमेरिका की जानिब से एक फॉर्मली एक रिटन प्रपोजल तेहरान को भेजा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कोट कर रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि ये जो फाइनल ऑफर है ये एक आखिरी अटेम्प्ट है ताकि जो इस्लामाबाद प्रोसेस है उसको बचा लिया जाए, ताकि सीज फायर से पहले कोई ना कोई जवाब आ जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनके सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि ये 15 पॉइंट का जो प्लान भेजा गया है जिसमें सैंक्शंस रिलीफ या जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके हवाले से, और ईरान को ये कहा गया है कि अपनी जो यूरेनियम अफजोदगी जो उनका जो प्रोसेस है उसको रोका जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अपना हॉर्मुज है उसको भी खोला जाए। तो मेरे ख्याल से अब इस पॉइंट के ऊपर जो जिस पॉइंट पे चीज़ें आ गई हैं, मेरे ख्याल से इट्स एट अ डिसाइसिव मोमेंट राइट नाउ। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, डू और डाई मोमेंट है और तमाम पर जो फरीकैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को सॉल्व करने के लिए काफ़ी जिसे कहते हैं ना बज़िद हैं या काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। मेरे ख्याल से मुतहर्रिक वुड बी द राइट वर्ड, और कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह इस प्रोसेस को स्कटल होने से बचाया जाए, उसको रोका जाए। और अनस, क्या इतलात हैं आपके पास कि क्या ईरानी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आएगा? क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन अनसर्टन है, कुछ पता नहीं लग रहा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स डिफरेंट खबरें जो है वो दे रहे हैं। आपकी क्या इतलात हैं इस बारे में? देखिए, कल तक तो उन्होंने सिग्नलिंग यही की थी कि वो आने को तैयार हैं, लेकिन अब जो उसमें से जो ओवर द टाइम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे ख्याल से 50-50 सिग्नलिंग है, लेकिन जैसे कहते हैं इट्स कम डाउन टू द वायर, तो इट हैज़ कम डाउन टू द वायर। सही। और अनस, ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक सिफारती किरदार अदा किया, दो दुश्मनों को आमने सामने बिठाया, ट्रंप के जो बयानात आज आए हैं या जो आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने बहुत सी धमकियां दी हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम फौजी भेज देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। डोंट यू थिंक कि ट्रंप जो है पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को जो है वो एक तरह से बिल्कुल ज़ाया कर रहा है, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा किरदार प्ले किया है और इससे पाकिस्तान को एक एम्बेरसमेंट हो रही है, क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं लगता कि कभी भी वो क्या कह दें। ही सो अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शख्सियत है बतौर शख्सियत वो बड़े इराटिक हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, और वो अपने कार्ड्स जो हैं वो बहुत क्लोजली रखते हैं अपने पास। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में अब गुमान ही जाहिर किया जा रहा है कि जो आप आज रात को जो गाइडलाइन ख़त्म होगी, उनका जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज डेडलाइन ख़त्म होने से पहले शायद जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो दोनों पार्टीज को कन्विंस कर लें कि किसी न किसी तरह जो है इस मामले को आगे चलाया जाए, और उसके बाद किसी न किसी तरह मामले को आगे चला के शायद सीज़फायर को एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये बातचीत का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू हो सके। जी राशिद सर, हाउ डू यू सी कि क्या मुज़ाकरात होंगे, जंग दोबारा होगी, सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा? आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहूँगा कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। अगर मुज़ाकरात के लिए इस वक्त हार्ड एंड पोजिशन हैं, दोनों को डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि एक वज़ा मुकद्दर हो चुकी है कंटेंडिंग बयानात से, द लीस्ट वी कैन होप इज़ कि इन कोशिशों की बुनियाद पे ये जो सीज फायर की विंडो है ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए और उसमें फिर ये कुछ फैसला हो कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए दोबारा फ्री मिल बैठे आए इधर ही इस्लामाबाद इज़ अ प्रोसेस, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इसको इस्लामाबाद ट्रैक का नाम ले रहे हैं, इस्लामाबाद प्रोसेस ये कंटिन्यू रहेगा, मल्टीपल अदवार होंगे इसके, और पाकिस्तान अपनी सिंसियर कोशिशें जारी रखेगा क्योंकि दोनों फरीकैन का एतमाद उसको हासिल है। और द बेस्ट कोर्स वुड बी टू गिव अ ब्रीदिंग स्पेस। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ वक्त बाकी है कि फरीकैन ये फैसला कर लें कि हमने आना है, बात करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। और जो जो वक्त करीब आ रहा है टेंशन भी बढ़ती जा रही है, और अगर और कुछ ना हुआ तो कम से कम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सारे प्रोसेस की।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया अनस मलिक। ये भी खबर आई है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस का दौरा पाकिस्तान मौखिर हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के मुस्बत रद्द अमल आने पर ही फैसला तब्दील होगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुनीब फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुनीब साहब, ये जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि JD वैंस जो है वो शायद पाकिस्तान नहीं आ रहे और कंफर्मेशन तभी होगी जब ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन आएगा, क्या वजह बनी है इसकी? कि क्या पहले से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि ईरान तो आ ही नहीं रहा था किसी भी बात पे, ट्रंप साहब की धमकियां भी आ रही थी, और अब जो JD वैंस साहब का जो सुबह से हम यही सुन रहे थे कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी भी वक्त वो आ सकते हैं, अब वो भी नहीं आ रहे, तो आपको क्या वजह बनती नजर आ रही है इस सारी अहम डेवलपमेंट की? देखिए, ये सारा दिन जो डेवलपमेंट्स हुई इस पे वी ऑल हैड आवर डाउट्स कि बेसिकली ग्राउंड पे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन लाइकलीहुड यही लग रहा था कि अगर ईरान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता और कोई इंक्लिनेशन शो नहीं की जाती तो फिर ऑब्वियसली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हजारों मील का सफर करके पाकिस्तान क्यों आएंगे विदाउट एनी रीजन, पर्टिकुलरली जब कोई ऐसी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा या उन्होंने कोई विलिंगनेस शो की है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह दोनों फरीकैन जो है उनके आपस में जो एक मिसट्रस्ट मौजूद है और एक काफी बैड ब्लड मौजूद है बिटवीन द टू साइड्स। अब जारी बात है, पाकिस्तान ने बहसियत एक सालिस अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है, सोल मीडिएटर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। दोनों पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, खासतौर पर ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा। लिहाजा जो पब्लिक पोजीशन अमेरिकन प्रेसिडेंट की रही है उसने भी कंट्रीब्यूट किया है बहुत से मसाइल के अंदर, और जो ईरान की अपनी पोजीशन है उनकी एप्रीहेंशन भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। लिहाजा फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये मुलाकात मौखर हुई है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार तो फिर ट्रंप ही हैं। अब नाए हुर्मुज़ से नाकाबंदी भी नहीं हटानी, जो ओवरऑल किसी बात पे आना भी नहीं है, बल्कि हर वक्त ईरान को धमकियां ही देते रहना है, तो ये इसके पीछे जो क्रेडिट अगर हम दें कि ये सारा जो एक प्रोसेस था ये खटाई में अगर पड़ रहा है तो ये क्रेडिट तो ट्रंप साहब को ही जाता है। जी देखिए, ये एक जो इंपीरियलिस्टिक पावर्स होती हैं वो उनका कंडक्ट आई थिंक शायद यही होता है, यही इसी तरीके से वो फंक्शन करती हैं। बट बियॉन्ड दैट अब हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी बात एज अ मीडिएटर, एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर हमारे लिए यही है कि हमने जैसे पहले अर्ज किया था दोनों साइड्स को कि एक सीज फायर था उसको इंटैक्ट रखा जाए, उसी की अहमियत है और शायद हम उसी के ऊपर अब भी फोकस कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट तो जा चुकी है दोनों साइड्स को कि सीज फायर को इंटैक्ट रखा जाए, और मोर देन एनीथिंग वो अमेरिका को ज्यादा है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो फिर से बम्बार्टमेंट करेंगे और फिर से ये जंग का आगाज होगा, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अगर इस वक्त सीज फायर एक्सटेंड हो जाता है जो कि हमारा एजेंडा आइटम नंबर 1 है, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि देयर इज अ रे ऑफ होप और हालात फिर भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो उसकी सूरत हाल फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उससे फिर बहुत से मसाइल जन्म लेंगे। तो मुनीब साहब, अब क्या इतलात हैं आपकी कि क्या सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा या जो है जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम भी 7 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें एक रिक्वेस्ट की गई कि इसको एक्सटेंड किया जाए और फिर ट्रंप साहब मान गए। क्या अब भी ऐसा ही होगा क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं सीज फायर को खत्म होने में? देखिए, लाइकलीहुड तो यही है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिशें दोनों साइड की तरफ हो रही हैं। कोई पता नहीं अगले 6 से 8 घंटों में कोई मस्बत तब्दीली आए और दोनों साइड इस्लामाबाद आ जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त सीज फायर को अपहोल्ड करवाना है, एक्सटेंड करवाना है। पाकिस्तान अपने गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल कर रहा है और कोशिश भी यही कर रहा है कि सीज फायर एक्सटेंड हो, लेकिन अगर जो कॉन्टेस्टिंग पार्टीज हैं वो नहीं मानती तो जाहिर बात है बीइंग अ मीडिएटर आप बहुत सी चीजें एनफोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान का स्टैचर, पाकिस्तान की जो प्लेसमेंट है वो एक अपनी जगह मौजूद है और जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने अचीव करना था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया। अच्छा मुनीब साहब, अब ईरान का आपको क्या लगता है कि क्या ईरान पाकिस्तान आएगा, वो मान जाएगा? क्योंकि सिचुएशन इस वक्त टेंस होती जा रही है, मतलब हर घंटे के साथ, हर मिनट के साथ एक नई डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या वो मान जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान आ जाएंगे? देखिए, ईरान का जो सबसे बड़ा उनका इशू है वो है एक बदइत्मादी की फिजा है उनकी और अमेरिका के दरमियान। वो जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व अपनी जगह नहीं होगा, जब तक अमेरिका की जो पब्लिक पोजीशन है वो भी थोड़ी दुरुस्त नहीं होगी और जो आप नाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने,
अगर उसमें तब्दीली नहीं आती, जो कि पाकिस्तान ने सजेस्ट भी किया है अमेरिका को कि वो उसको ईज करे, तो उस वक्त तक सूरत हाल बदल नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं होगा और ये सूरत हाल नहीं बदली जाएगी तो फिर आई फियर कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ये मसला उसी तरह रहेगा। यानी कि अब ये जो दूसरा राउंड हमारा होने जा रहा था मुज़ाकरात का, इसमें आपको सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त कौन लग रहा है इन योर ओपिनियन? देखिए, मेरे ख्याल में तो जो अमेरिका की इंपीरियलिस्टिक सोच है वो सबसे बड़ी रुकावट है। एंड मोर देन एनीथिंग जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अप्रोच है वो, और उसमें ऑब्वियसली नेतन्याहू जो कि एक फैंटेसी है पूरी अमेरिका की, वो एक बहुत बड़ी इसके अंदर वजह है जिसकी वजह से ये एक सारी सिचुएशन एक बजाय ठीक होने के एक्सेसरबेट कर रही है। बट आई रियली होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और एटलीस्ट जो सीज फायर है वो इंटैक्ट रहे। सही। मुनीर साहब, हमें ब्रिगेडियर हारिस साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो खबर आई है कि जेडी वेंस साहब जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और शायद वो आ सकते, ईरान की तरफ से कोई मुस्बत रवैया दिखाया जाए, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अचानक से ऐसी डेवलपमेंट भी हो सकती है? देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि जितना अरेंजमेंट थी और उनकी एडवांस पार्टी आई हुई है और जेडी वेंस भी तैयारी में, वी थॉट के कहीं ना कहीं आज रात को किसी वक्त भी वो सफर करेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, ईरानी टीम भी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, बात ये है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महज होते हैं। आप ठीक है पोस्टरिंग भी करते हैं, आप मसल फ्लैक्सिंग भी करते हैं, आप कॉन्फिडेंट और आप ये चीज़ें करते हैं बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है गिव एंड टेक करने के लिए, ताकि माहौल अच्छा हो, साजगार अच्छा हो, माहौल साजगार हो और अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप बैठ कर डिस्कस करें। लेकिन अगर आपने ईरान ने अगर आपके स्ट्रेट ऑफ हरमुज में उसने खोल दिया था, उन्होंने ओपन कर दिया तमाम ट्रैफिक के लिए, अगर उस वक्त अमेरिकन ये जो एयर नेवल ब्लॉकेट लगाया था ईरान का, अगर वो खोल देते तो थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट। फिर उसके बाद आपने उनके एक जहाज को पकड़ लिया, रोक लिया, फिर शिप को, उसमें उसके बाद आपने उनके जहाज का इंजन खराब कर उड़ा दिया, आपने वहाँ पर ट्रुप्स को उतार दिया, उनकी पूरी तलाशी ली तो पकड़ के ले गए, फिर आपने आज एक और जहाज को पकड़ लिया। These are provocative ये एक्शन होते हैं जिससे आप माहौल खराब कर देते हैं। और आई थिंक these are the basic reasons why Iranians are not coming, because they are disturbed। और देखिए, ये लड़ाई दोनों के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका, मुझे बताइए कि अगर कल सुबह 5 बजे फायर चीज खत्म होती है, ना आपके साथ अमेरिकन पब्लिक है, ना आपके रिटायर्ड फौजी हैं, ना सेनेट है, ना कांग्रेस है, ना नेटो है, ना यूरोपियन यूनियन है, ना खलीजी ममालिक है, आप मुझे बताइए कि हम सिर्फ एक इजराइल की बात मान के कि वो चाहता है कि ईरान को टोटल डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रक्शन कर ले, क्या इस जमाने में कोई जोन तो नहीं है ना? यू शुड अंडरस्टैंड कि आप अकेले लड़ेंगे, फिर भी जब आपने इतना मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर ली, इवन देन आप उनको डिफीट नहीं कर सके। ईरान है स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, 50 के करीब, उनकी 50% उनके पास अभी भी ड्रोन्स, मिसाइल, एवरीथिंग इज विद देम। और वो अगर आप फिर इसके बाद इस वक्त उनके पास खलीजी ममालिक के बेसिस हैं, वो अवेलेबल नहीं है उनको। इसका मतलब कम से कम नजदीक नियरेस्ट से आएंगे, डेगो गार्सिया से आएंगे, वो यहाँ से 4,000 साढ़े 4,000 किलोमीटर दूर है। हाउ मच ट्रैवल दे हैव टू कम। ईरान है श्योर के दे हैव द रेंज, वहाँ पर जाने की कैपेबिलिटी है। तो ये चीजें अगर देखें तो बजाय से कि आप दुनिया को आपने फिंगर क्रॉस की हुई है, दुनिया की इकोनॉमी आपने तबाह कर दी है, दुनिया की एनर्जी तबाह हुई है, दुनिया पूरी फिंगर क्रॉस करके बैठी है कि क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड द वन मैन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द होल वर्ल्ड। मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेसिडेंट को बड़ा दिल रखना चाहिए। उनको अभी भी इस वक्त याद से कि उनको अगर ये कहें कि मैं एज ए गुड विल जस्टर, मैं दोनों जहाज छोड़ रहा हूँ और नेवल ब्लॉकेट खत्म कर रहा हूँ, आई एम श्योर ईरान इमीडिएटली थ्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा एंड थिंक द नॉर्मल एंड यू कम एंड हैव जिसके सारे मामला काफी हद तक सेटल हुए हैं, सिट डाउन, वर्क इट आउट अच्छे माहौल में एंड दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएं। ब्रिगेडियर साहब, ये तो सेन माइंड तो यही कहता है कि बैठे और बैठ के मुज़ाकरात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप साहब के बयानात आ जाते हैं, बार बार धमकी आ जाती है, तो ईरानियों को भी फेस सेविंग चाहिए, उन्होंने भी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। डोंट यू थिंक कि वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, जहां से 7 अप्रैल को सारा मामला शुरू हुआ था, अब दोबारा हम वहीं पे आ गए हैं।
सीज फायर की एक्सटेंशन भी खत्म होने वाली है, जेडी वैंस भी नहीं आ रहे, ईरान अपनी जगह अड़ा हुआ है कि जी हम भी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे जब तक नाकाबंदी नहीं खत्म की जाएगी। तो फिर ये जो इतना टाइम गुजरा है ये तो साइज थी फ्रूटफुल तो ना रही। मुझे अभी भी आई डोंट नो माय गट फीलिंग के सेंसेस प्रिवेल, और किसी वक्त भी प्रेजेंट में देखें इनके इज अनप्रेडिक्टेबल, किसी वक्त भी ही कैन टेक डिसीजन। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल फैजाज से मुनीर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, ईरानी लीडरशिप भी कांटेक्ट में होंगे। ही मस्ट बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंसेस, इसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो बता रहे होंगे। कहीं ना कहीं में भी ही अगेन प्रिवेल बिकॉज दे रिस्पेक्ट फॉर आवर फील्ड मार्शल। ही माइट से यस ओके मैं ब्लॉकेट खोल देता हूँ और मैं जहाज भी छोड़ देता हूँ। इधर ईरान कहता है ठीक है मैं उसको खोल देता हूँ। एंड थिंक चीज बार जो है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए और आगे ले जाए, लेकिन दुनिया को तबाही से बचाना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज वरीड। तो आपको ये चाहिए कि आप ये सोचें कि इससे कितनी दुनिया की तबाही हो। बिल्कुल एक ईरान की बात नहीं है, सिर्फ इफ यू आर लिसनिंग टू इजराइल, और अगर इजराइल उनको ट्रम्प को कह रहे हैं वो उनकी बात माने, देन God save America and God save the world. That's more important. मुनीब साहब, फील्ड मार्शल साहब की बात हुई है, अब क्या वही सेवियर हैं, क्या वही ये सारा प्रोसेस बचा सकते हैं और वही ईरान को और यूएस को कन्विंस कर सकते हैं कि आए वो मुज़ाकरात में बैठे, राउंड 2 जो है उसको कामयाब होने दें? मुनीब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही सवाल करती हूँ कि इस वक्त जितनी ज़रूरत ईरान को है डील की, उतनी ज़रूरत यूएस को भी है, क्योंकि पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी की सिचुएशन है। तो इन दोनों को किस तरह से समझाया जाएगा? आपने कहा कि सेनेटरी प्रिवेल होगी, तो एक तरह से सेनेटरी जो है वो कहीं से ट्रंप साहिब की तरफ से नज़र नहीं आ रही, यूएस की तरफ से कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यूएस जो है वो कुछ सेनेटरी वाली बातें भी कर रहा है। जिस तरह से धमकियाँ ट्रंप साहिब देते हैं कि जी मैं अपनी फ़ौज को भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ईरान तो जस्टिफाइड लग रहे हैं सारे प्रोसेस में, क्योंकि वो रिएक्शन दे रहा है। एक्शन तो जो है वो हमें यूएस की तरफ से नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखें एक सिंपल सी बात है, क्या मुझे बताएं, ये कोई आपकी प्रोवोकेशन है ना, जब फील्ड आपकी जगबंदी हुई है और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, तो आप व्हाई यू आर गिविंग हैविंग अ नेवल ब्लॉकेट ऑफ इजराइल, ये एक चीज पर वॉलेशन है। देन आपके उनके 2 जहाज आ रहे हैं, आपने उनको पकड़ के बंद कर दिया, उनको रस्से डाल के एक उनके इंजन भी तबाह कर दिए। यू वांट टू शो योर अपर हैंड। अपर हैंड आपने और बहुत तरीके हैं, आपके ऊपर देखें, यू आर सुपर पावर। आपको ख्याल चाहिए कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड पीस। यूनाइटेड नेशन परेशान है, तमाम ममालिक दुनिया के परेशान है, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता सब जो है ना डेवलप, सब परेशान है। आपकी देखें दुनिया में महंगाई कहाँ चली गई है, ऑयल गैस की प्राइस कहाँ चली गई, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई है। ईरान ऑल्सो है टू थिंक ओवर के वो उनका थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि चले इसके लिए वर्ल्ड पीस के लिए, अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए आपके अवाम को बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी अगर एक तरफ थोड़ी सी आप लचक और दिखा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। बट आई वुड से द मोर रेस्ट विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही हैज टू रियलाइज, he has to take a one step more forward। ये अपने being a super power कि मैं मैग्नेटिकली दिखा रहा हूँ और मैंने एक स्टेप आगे लिए, मैंने अमन की बात की और मैं जाके पीस के लिए बात करूँ। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जाके अगर ये आपने कहा कि ट्रंप साहिब एक स्टेप फॉरवर्ड लें, उनकी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, ना वो सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ना वो अपनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि धमकियाँ देते जा रहे हैं। एंड वाइल ईरान इज आस्किंग फॉर बेयर मिनिमम। अगर ईरान की बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो यही कह रहे हैं कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो एक हद तक उनको अलाउ की जाए पीसफुल पर्पस के लिए, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं वो हटाई जाएं। सो ईरान की तो इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है, ट्रंप साहिब कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, जब तक अमेरिका ईरान रिलेशनशिप्स को इसराइल के प्रिज्म से देखना बंद नहीं करेंगे, ज़्यादा मसाइल हल नहीं होंगे। अमेरिकन हैज़ टू सी डायरेक्ट देखना पड़ेगा इजराइल के साथ रिलेशन को। अगर ये हर बात में इजराइल को लेकर आएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम रहेंगी। इजराइल ने लेबनान में भी फायरिंग दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। वो नहीं चाहता कि यहाँ इस खित्ते में अमन हो, वो चाहता है ईरान को टोटल डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए कि कल को जब अपने ग्रेटर इजराइल के लिए वो जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके अटैक करता है और उनको अपने जम्न करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे कोई डर ना हो, कोई मुल्क ना हो
जो उसको यहाँ से उसको जिसके हाइपरसोनिक मिसाइल। एंड सर, फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग, ट्रम्प साहिब की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इजराइल के इतना प्रेशर में है और वो इजराइल को इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं या उनको ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है एफसीन्स के भी जो प्रॉब्लम है, रील्स का, वो भी प्रॉब्लम हो। बट आई थिंक अगर अमेरिका के इतने जितने प्रेजेंट्स हैं, किसी ने इजराइल की बात को नहीं माना, और अगर आप आके ये कर रहे हैं, आप सोच लें कि दुनिया की किस कहाने पे लेके जा रहे हैं। आप ये एक 14 दिनों में देख लेंगे कितने जो गरीब मुल्क है उनको कितनी तबाही हुई है, कि जिसकी वजह से उनकी इतनी कीमतें ऑयल की चढ़ गई, ऑयल की कीमतों से जाके कितना फर्क पड़ा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब डू यू थिंक कि मुज़ाकरात का जो राउंड 2 है वो हो सकता है, या आपको लगता है कि क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब अहम हो चुकी है इस वक्त, हर मिनट के साथ कोई ना कोई नई बात आ रही है, इतना अनसर्टन है इस वक्त, सब भी अनसर्टन है, पूरी दुनिया में अनसर्टनिटी पाई जा रही है बिकॉज ऑफ ट्रंप और उनके बयानात, तो मुज़ाकरात का राउंड 2 होगा इन योर ओपिनियन? मैं अभी भी उम्मीद होपफुल हूँ कि रात को किसी वक्त भी सरप्राइज होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि एक जंगबंदी की एक्सटेंशन हो जाएगी और अमेरिकन प्रेसिडेंट विल गिव सम रिलीफ टू ईरान, फेस सेविंग रिलीफ टू ईरान, एंड देन ईरान विल से ओके नाउ वी आर कमिंग। कम से कम उनको ये जरूर करना चाहिए। और गुड विल, जैसे दोनों जहाज ही एटलीस्ट अगर आप उनको रिलीज कर देते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, बट वर्ल्ड में बड़ा इफेक्ट होगा इसका। आप ये देख लें कि इस वक्त दुनिया कितनी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, दुनिया एनर्जी क्राइसिस के अंदर है। आप सोच नहीं सकते ममालिक को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, महंगाई, इवन अमेरिका में महंगाई हो रही है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही अगर ये जगबंदी ये इस्लामाबाद रिपोर्ट होता है, बहुत बड़ा ये वर्स्ट केस सिनेरियो, अल्लाह न करे ऐसा हो, बट आपको लगता है कि ये जो 4-5 घंटे रह गए हैं इसके बाद जंग दोबारा भी हो सकती है? मैं आई स्टिल रेट ये लड़ाई को मैं रेट जस्ट आई रेटेड 20% एंड 80% आई स्टिल होपफुल कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल होगी। मुझे यकीन है कि फील्ड मार्शल इस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी वो कोशिश कर रहे होंगे, सिंसेरिटी से, खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझा रहे होंगे कि एक इतनी सी आपकी बात की वजह से अगर इतनी हालात खराब होते हैं तो द होल वर्ल्ड विल ब्लेम, किसको ब्लेम करेगी? एवरीबॉडी नोस व्हाट द रीजन। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल जरूर करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। सर, अब बताइएगा पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग हो गया है दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बिठाना, जब इस तरह के बयानात आ रहे हैं, एक तरफ से ईरान नहीं मान रहा, अब जो ट्रंप साहिब हैं या जेडी वैंस साहिब हैं वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ड्यूटी जो है ना, जो सालिस का किरदार होता है वो बहुत ही आला तरीके से किया। सालिस का काम होता है कि दोनों पार्टीज को ला के बिठा दें, 47 ईयर्स का मिसट्रस्ट, उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दुश्मनी, लड़ाइयाँ, जंगें, बावजूद विद इन 2 वीक्स उन्होंने ला के इनको इस्लामाबाद में एक छत में, एक कमरे में आमने सामने बिठा दिया। दिस वाज अ ग्रेट जॉब, नोबडी कुड एवर इमेजिन। उसके बाद बड़े अच्छे माहौल में डिस्कशन हुई और उसके बाद जहाँ जब खत्म हो तो ये भी कहा कि हमने एक दूसरे को पॉइंट दे दिए हैं और ये कंसिडर करेंगे विल शिट अगेन। और इसके बाद बड़े अच्छे नोट पे वो डिस्पर्स हुए और उसके बाद थ्रू आउट हमारे फील्ड मार्शल, आपको पता 3 दिन वहाँ पे ईरान में रह के आए, उनकी लीडरशिप पे बात की, उनकी लीडरशिप के नुक्ता नजर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो डिपार्टमेंट थी वो इनको बताया। सालिस का ये किरदार होता है, सालिस कैन नॉट टेक डिसीजंस, कैन नॉट फोर्स एनीवन। उन्होंने अभी भी आपके सामने देखें, हमने जो कुछ करना था, यहाँ तक अमेरिकन टीम आके बैठी हुई एडवांस पार्टी, सबसे बड़ी ये बात है। वो 2 दिन से आए हुए, हमने पूरी तैयारी की हुई है, कोई कम कसर नहीं छोड़ी। और अमेरिकन भी ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल पर, ईरानियन भी ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने कहा अगर मीटिंग होगी तो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान इस साजिश का किरदार अदा करेगा। दे हैव डन वंडर्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ ग्रेट मैन, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान इज अ ग्रेट मैन। बिल्कुल, यहाँ तक उनके पास है। दिस इज व्हाट इज जॉब। तो पाकिस्तान ने अपना काम पूरा किया है। बाकी आप ये देख रहे हैं कि निटी ग्रिटीज हैं,
और ये बड़ी मामूली सी बात के ऊपर आई फील अमेरिकन को, मुझे शक है कहीं ना कहीं इजराइल जो है ना वो स्पॉइलर है और वो उस टांग अड़ा रहा है, कह रहा है जी कि ये सर ट्रम्प साहिब के बयानात भी तो स्पॉइलर हैं, जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं वो भी तो एक स्पॉइलर का ही किरदार अदा कर रहे हैं। वो स्पॉइलर है, लेकिन वो स्पॉइलर पॉइंट कहीं ना कहीं फीड इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। इजराइल डजंट वांट के इस कंडीशन में ये इसको ईरान को छोड़ दिया जाए। और सर इजराइल का शायद इतना प्रेशर और डर है ट्रम्प साहिब पे कि कल वो कहते हैं कि जो वॉर मैंने शुरू की थी वो मैंने इजराइल के कहने पे नहीं की थी, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि उनके कहने पे हुई है। वो फरमा रहे नहीं कि मैंने खुद की थी, यानी कि उनको अब फेस सेविंग भी नहीं चाहिए। वो ये जो एक ब्लेम है, ये ब्लेम है, एक बुरा ब्लेम है, वो भी वो अपने सर ले रहे हैं। अब मुझे ये बताना अमेरिका को ईरान से क्या थ्रेट है? ईरान डजंट हैव इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। अमेरिका इज वेरी सेफ। जो उनका बगल बच्चा जो है, जो उनकी प्रॉक्सी है, वो है इजराइल अनसेफ। और ईरान की एक गलती भी मैं तो ये है, तो ईरान को जब तक ये न्यूक्लियर पावर नहीं बना था, यू शुड नेवर से कि मैं ईरान को, इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, सफे हस्ती से मिटा दूंगा, ये शैतान है, ये फलां। These words you occur when you are in position to do. आप खामोशी से अपना काम करें, become a strong person, sit on the chair where you can take decision and then take action. अगर आप अपने कार्ड्स पहले ही प्ले कर देंगे कि when I am a nuclear power or when I am in a position to do something, I am going to play hell with this country, तो वो फिर आपको नहीं आने दें। This is what it is. और पॉलिटिक्स तो यही है ना। इसलिए I still feel के इस वक्त भी, और ये डर सिर्फ इजराइल को है, क्योंकि इजराइल का अगर ये ईरान स्ट्रांग है तो इजराइल का कभी भी ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। रेस्ट एश्योर्ड उसने पूरी कोशिश की कि इस लड़ाई में उसने जान के, जब अभी सीजफायर की बात हो रही थी, मुज़ाकरात चलने की बात हो रही थी, अगर आपको याद हो तो इजराइल ने ईरान के सेंसिटिव एरियाज के अंदर उसने मिसाइल फायर किया। अच्छा सर, अभी ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची साहब का बयान आया है कि ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बंदरगाहों की नाकाबंदी जिस तरीके से की गई है वो एक्ट ऑफ वार है। दैट मीन्स कि ईरान ने भी अब अपनी पोजीशन ले ली है। देखिए वो बहुत रेजिलिएंट कौम है। देखिए एक सॉवरेन मुल्क जो है ना वो ऐसे ही होना चाहिए। एंड उनको 25-30 साल से पता था कि एक दिन अमेरिका ने इजराइल ने हमारे पर अटैक कर दिया। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ये जहाज, ये एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट पे भरोसा किया, ना उन्होंने ये एयर डिफेंस सिस्टम पे भरोसा किया, ये इम्पोर्ट। उन्होंने क्या किया, मिसाइल इंडिजिनस, ड्रोन इंडिजिनस, जब आगे बनाए, इतने के लाखों की तादाद उनके पास, अभी भी 50% उनके पास जखीर है। इसके अलावा उनके पास जो मिसाइल बनाने की जो है सारे पार्ट्स वो अवेलेबल है, दे कैन मेक मोर। और ये डिस्पाइट ऑल एफर्ट उसकी साइड को तबाह नहीं कर सकते। तो सर अब आपको इस माहौल में क्या लगता है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा? क्योंकि ना सीज़ फायर को अभी एक्सटेंड भी नहीं किया जा रहा, ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं, उसके अलावा नाकाबंदी भी नहीं ख़त्म की गई। अब इस किस्म के बयानात आना जिसमें पोजीशन ली, अब ये भी कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि पाबंदियों को बेअसर और गुंडागर्दी के सामने मज़ाहमत करनी है। सो दैट मीन्स कि दे आर क्वाइट क्लियर, और अब तो सिचुएशन जंग की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। देखिए वो ये इस वक्त द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ यूएसए। यूएसए हैज टू टेक वन स्टेप, दे टेक 2-3 स्टेप्स टू ये अवॉइड सीज फायर। कहीं कि उन्होंने 2 जहाज पकड़े, नेवल ब्लॉकेड लगाया, दे शुड नॉट हैव डन इट। जबकि वो आपने सीज फायर की होती है तो जहां जो पोजीशन होती है वहां स्टैंड होता है। नेवल ब्लॉकेड आप कैसे लगा सकते हैं जब आपने एक सीज फायर कर ली है? सीजफायर मीन्स जहां जैसे थे वहां रुक जाओ, नॉट अ स्टेप फॉरवर्ड, नॉट अ स्टेप बैक। दैट्स व्हाट इट इज। सीजफायर से पहले हमेशा कोशिश होती है कि जो अगर लेट से 4-5-6 घंटे रह गए हैं तो आप यू वांट और ज्यादा एरिया कैप्चर कर लें, और ज्यादा नुकसान पहुंचा लें, और ज्यादा सेंसिटिविटी को नुकसान पहुंचे, ताकि जब बातचीत हो तो आप बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजिशन से बात करें। लेकिन जब सीजफायर टाइम हो गया, स्टॉप। लेकिन उसके बाद इन्होंने नेवल ब्लॉक दिया, सो दे बॉयलिंग। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर से आपने ईरान के 2 जहाज रोक दिए, ये शिप रोक दिए। दैट्स नॉट हैव बीन डन। और अगर किए थे एज ए गुडविल जेस्चर, आपने ये बता दी कि ओके वी कैन स्टॉप इट, देन आप कहते जी अब हमें गुडविल, हम इनको छोड़ दें, प्लीज ब्रिंग मोर। दिस इज व्हाट शुड हैव बीन डन बाय अमेरिकन।
लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं बुली भी करूंगा, मैं अपनी मर्जी भी करूंगा। सो द प्रॉब्लम इज ट्रम्प, अगर ये समझा जाए, ओवरऑल चीज देखी जाए, ही इज द मेन प्रॉब्लम। 100% he should not have done it। और फिर ये प्रॉब्लम ये है कि I don't think it will listen to his advisors। सर, आपको नहीं लगता कि सिचुएशन इस वक्त मजीद टेंस होती जा रही है और हम दोबारा से जो 7 अप्रैल वाली शाम के जो टाइम था हम उसी पे आ गए हैं? वी आर बैक टू जीरो। ये 7 से लेके आज तक जो कोशिशें हुई हैं उन सब पे तो पानी फिर गया एक तरह से इन बयानात के बाद। बिल्कुल इस स्टेज के ऊपर तो उसी तरह ही है, लेकिन लेट्स होप यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखें बड़ा सख्त नुकसान होगा। ये तमाम आप ये देखेंगे इस दौरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इज क्लोज्ड। उसके बाद जो यमन के हैं ओमान साइड पे यमनीज, वो बाबुल मंदूब को भी बंद कर देते हैं, जहाँ से 15 ट्रैफिक आती है वो भी बंद हो जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये 20-25-40% अगर आपका टोटल एरिया ब्लॉक हो जाता है। जस्ट ये अगर ये 1 महीना भी और बंद रहता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑयल क्रैशेस, एनर्जी क्राइसिस, उसके बाद ऑयल प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी, एनर्जी गैस प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी, कई जगहों में फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियां रुक जाएंगी, पुलिस गैस स्टेशन पर पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाएंगी। ये somebody should realize this, और ये सुपर पावर का काम है। सुपर पावर को कुछ समझाने वाला और ये होता है अक़वाम मुत्तहिदा, वो यूनाइटेड नेशन कहते हैं मैं मानता ही नहीं, आई डोंट लिसन। बिल्कुल दिस इज द प्रॉब्लम। ही शुड रियलाइज कि इससे दुनिया कितनी तबाही के दहाने में पहुंच जाएगी दोबारा, जहां से पाकिस्तान वापस लेकर आया। बिल्कुल सर, अब आप चाइना के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? ट्रम्प साहब ने चाइना को विजिट भी करना है, चाइना ने एक बड़ा स्टांस लिया है ईरान के लिए, तो अब चाइना क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट वांटेड कि वो 14 मई को जब चाइना जाएं तो एक तो वो यहाँ से ये जंगबंदी बंद करके जाएं और ईरान चाइना को जो ऑयल का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाए चाइना से एज ए गुड विल जेस्चर। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आई वांट टू गो एंड मीट मिस्टर नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, उनसे भी मिलना है, वो भी मिलना चाहते थे, वो भी सारा कुछ रह जाएगा। अगर ये लड़ाई होती है मे बी ये विजिट ही कैंसिल हो जाए। देन हाउ विल गो व्हेन ही इज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट ईरान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये सेकंड टाइम वो विजिट कैंसिल होगा, तो नेक्स्ट टाइम मे बी चाइना से थैंक यू वेरी मच, विल गिव यू नाउ व्हेन वी आर फ्री, विल टेल लेट्स यू नो। अच्छा सर, इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि खलीजी ममालिक बड़े मुतासिर हुए हैं इस जंग के अंदर, अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो वहाँ पे भी सिचुएशन दोबारा से ख़राब हो जाएगी और दोबारा से वो निशाना बनेंगे? देखें, बनेंगे इस तरीके से कि इजराइल विल फायर पावर स्टेशंस ऑफ ईरान। उनके हो सकता है ये जो नेवर नो कि ये जाके उनके जो डिसलेशन पॉइंट है वहाँ पे भी करे। इन रिटर्न ईरान इजराइल को तो मारेगा, लेकिन साथ वो खलीजी ममालिक बहरीन, कुवैत जो खास उनके साथ अटैच हैं वहाँ पे मारेगा। और अभी लास्ट टाइम याद है इन्होंने सऊदी अरब में जो पेट्रोकेमिकल हब है इनका बहुत बड़ा, वहाँ पर मारा। तो पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल यकीन करे इतनी एफर्ट करके सऊदी अरब को समझाया, ईरान को समझाया कि आपसे ये एक सेक्टेरियन क्लैश कराना चाहता है शिया सुन्नी का, ये चाहता है आप आपस में खलीज वाले लड़ के बिल्कुल डिस्ट्रॉय अपने को कर लें और उसके बाद ईरान इजराइल का ग्रेटर इजराइल का ख्वाब आसानी से पूरा हो जाए। क्योंकि जब खुदा ना खाता है डिसलेशन पॉइंट पे चले जाते हैं तो यार ये गल्फ कंट्री में तो यही पानी का सोर्स है। अगर वहाँ 2-3 हफ्ते का हफ्ते का पानी होता है जर्द, उसके वाट में जब डिसलेशन प्लांट ही तबाह हो जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है। ईरान इजराइल ने बहुत कोशिश की है, लेकिन फील्ड मार्शल ने बहुत हिम्मत करके और सोच समझ से इनको इस चीज को अवॉइड करवाया। बट देन कब तक करेंगे? तो ये अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को सोच रहे हैं कि क्या इजराइल की सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ सोच ही तो नहीं रहे, वो बयानात ऐसे दे रहे हैं। अगर उनको खामोश करा दिया जाए तो ये जंग तो कब की रुक गई होती। उनके बयानात इस तरह से आते हैं कि ईरान को बदले में रिटेलिएट करना पड़ता है, या ईरान को भी तो अपनी आवाम के सामने फेस सेविंग चाहिए। लेकिन अमेरिका का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उनकी सेनेट है, उनका वहाँ पर कांग्रेस है, तो दे हैव टू टेक सर्टेन एक्शन, दे आर वेरी पावरफुल, वो बात कर सकते हैं। दे हैव टू टॉक टू द प्रेसिडेंट, दे हैव टू टॉक टू द वॉर, जो उनका है मिनिस्टर है एस्कर जो है उसको बुला सकते हैं, वो उनके फॉरेन डिफेंस सेक्रेटरी स्टेट को बुला सकते हैं, उनके चीफ
जॉइंट चीफ को बुला सकते हैं, सेंटकॉम को बुला सकते हैं। दे मस्ट स्टॉप। ना सेंट्रल कमांडर इज इंटरेस्टेड टू फाइट लड़ाई के लिए। आपको पता होगा 9-10 जनरल इन्होंने सैक किए, चीफ आर्मी स्टाफ को भी सैक कर दिया। ही सेड के बोट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाना चाहिए, इट विल बी वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम और बहुत नुकसान हुआ है अमेरिका का, उसको हटा दिया। सर आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस का तो एक सिस्टम है ना कि आप 60 दिन तक जंग जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने उस पर भी कोई इशू दिखाया, उसने कहा नहीं जी मैं तो कांग्रेस को मानता ही नहीं हूँ, एज पर कांग्रेस 29 अप्रैल तक तो ये बंद हो जानी चाहिए, और अगर 60 दिन से ज्यादा जाना हो तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती है। बट ट्रंप तो कांग्रेस को भी नहीं मान रहे, ना वो यूनाइटेड नेशन को मानते हैं, ना वो पहले अगर वो ईरान में गए, इराक में गए तो एटलीस्ट उन्होंने फॉर्मल वो तरीके से इजाजत ले ली थी। कुवैत की वॉर में गए थे, उसको भी ले ली थी। और अभी आप बताएं कि अगर ईरान के अंदर नुकसान होता है तो कौन करेगा? क्या ईरान ने लड़ाई शुरू की? क्या ईरान ने वो प्रोवोकेशन की? क्या ईरान ने पहल की? नो। देन जो मुल्क अटैक करता है देन वो वॉर रेपरेशन के लिए उसको देना चाहिए। जो ईरान का नुकसान होगा कौन पूरा करेगा? प्रिंसिपली यूएसए एंड इजराइल, दे विल नॉट डू इट। फिर वो क्या करेगा मुझे बताइए। फिर उनके बाद अभी आप देखें ना, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर एसिड अपने हमने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, हम इस 460 किलोग्राम को जो हमारे पास है इसको हम डाउनग्रेड करके हम इसको अपने सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर देंगे। इसको हम अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेफ गार्ड के अंदर ले आते हैं, वहाँ आप उनके 24 घंटे लोगों को पोस्ट कर दें, देखें चेक आप, ये भी हम कर सकते हैं। और अगर नहीं मानते चले किसी और न्यूट्रल जगह पे मुल्क पे भेज देते हैं। सही। अच्छा सर, अब इन योर ओपिनियन किसको लचक दिखाना होगी? ट्रंप साहिब का तो कुछ मूड नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान को किसको कहना पड़ेगा कि जी कोई लचक दिखाई जाए, ताकि ये पूरा खित्ता मुतासिर हो रहा है इस चीज से? लेकिन लचक अमेरिका को दिखानी पड़ेगी। लेट मी टेल यू, इरानियन विल नॉट शो। इरानियन आर ऑन अपर हैंड, इरानियन इन अ बेटर पोजीशन, इरानियन आर ऑन द हाई मॉरल ग्राउंड। ऑल थिंग्स आप मुझे बताएं ना कि ईरान ने अमेरिका ने इतनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके क्या ईरान को डिफीट कर लिया? क्या उनके रिजीम चेंज कर ली? क्या उनके न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म कर लिया? क्या मिसाइल उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म कर ली? क्या इतनी मेहनत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लिया? नहीं खुलवा सकते। तो यही तो उनके वॉट ऑब्जेक्टिव्स है। बिल्कुल। इसलिए आपको फेस सेविंग है कि आपने नेवी भी उनकी ख़त्म कर दी, आपने एयरफोर्स को नुकसान पहुँचा दिया, आपने मिसाइल कैपेबिलिटी है उसे चलो 50% आपने कम कर ली, देन आपने टॉप लीडरशिप उनकी पहले दिन ही शहीद कर दी, एग्रेड, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपके जब मिड टर्म इलेक्शन आएंगे दिसंबर-नवंबर में, आप अवाम को, अब सेनेट को और कांग्रेस को क्या बताएंगे? व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू अचीवमेंट फॉर दिस वॉर, से आपने क्या हासिल किया? ट्रू। ये चारों चीजें जब बताएंगे आप, तो वो तो कहेंगे तो अचीव नहीं कर सके। आपने 1 से 1.5 बिलियन डॉलर एवरी डे अमेरिका का खर्च, 1 से 1.5 बिलियन डॉलर पर डे। आप इमेजिन कर लें कितना इनका नुकसान हो रहा है। और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी काफी डैमेज हुए, जिन्होंने मिसाइल फायर किए हैं, ये 1500 किलोमीटर पीछे ले गए हमको। तो ये बातें सोचने की, और इस वक्त खलीजी मालिक भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई इनको उड़ने नहीं देगा वहां से। बिल्कुल। तो ये सोचने की बात। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये थी हमारी आज की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।